Hello students, so we are continuing this series general test past year questions QA second session. तो हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं. रूल वही है, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन सी द सॉल्यूशन. What is the probability that any non-leap year will have 53 Sundays? So any non-leap year will have 365 days. ठीक है. अब अगर हम 365 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों 7 से डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज अ वीक हैज 7 days. So you'll get 7 5s are 35, 7 2s are 14, remainder is 1, which means we have exactly 52 weeks and 1 extra day. अब ये एक्स्ट्रा डे की प्रोबेबिलिटी संडे होने की क्या है? हमारे पास कितने दिन होते हैं वीक में? 7 days होते हैं. उनमें से एक ही संडे है, राइट? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. आउट ऑफ दो 7 days only one is Sunday. So this one extra day की probability Sunday होने की 1/7 है. Clear? Moving on to question number 11. A is 3 years younger than C. So let's say A का अभी उम्र A है और C का C है. ठीक है. 3 साल छोटा है A C से. 3 years younger than C. तो C अगर 10 years का है तो A will be 10 minus 3 7. तो यहाँ पे पहली क्वेश्चन बन गई A is C minus 3. But A is 1 year older than D. But A is 1 year older than D, which means A D से 1 साल बड़ा है. तो अगर D की उम्र 6 साल है तो A की हो जाएगी 6 + 1 7. क्लियर? फिर D की कंडीशन है, D is 1 year older than B. D is 1 year older than B. But D is 4 years younger than C. D is 4 years younger than C. ये रिलेशनशिप बन गए हमारे पास. If C is 15 years old, तो C है 15. 15 minus 4 is 11. तो B plus 1 is 11. पूछा क्या? What is the age of B in years? So B will be equal to 11 minus 1, 10. Fourth option is the correct answer. ठीक है. बढ़ते जाते हैं आगे. Find the angle of elevation of the sun when the length of the shadow of a tree is 1/√3 times the height of the tree. बहुत इजी है, बस इतना टेबल याद रख लो. ये याद ही होगा आपको. वैसे ये टेबल याद कर रख लो और साइन कॉस टैन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है. कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. टैन इज परपेंडिकुलर बाय बेस. ये याद रख लो और टेबल. सो साइन 0 is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2, and sin 90 is 1. Cos 0 is 1, cos 60 is √3/2. उल्टा हो जाता है, राइट? याद ही होगा, ये 10th में पढ़ा होगा. 1/√2. Cos 60 will be half and cos 90 will be 0. And what about tangent? Tangent is sin by cos. Tan theta होता है sin theta by cos theta. So 0/1 is 0. ये हो जाएगा 1/√3. This will be 1, this will be √3, and this will be not defined because division with 0 is not possible. तो हमारे पास एक ट्री है, उसकी हाइट h मान लेते हैं. ठीक है. उसका जो शेडो है, उस शेडो की लेंथ L मान लेते हैं. तो मान लीजिए यहां पर सन है, तो ट्री पर पड़ा और उसकी शेडो. सो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो यहां से आप देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया. व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री. ये हमारी कंडीशन है. ठीक है. अब tan थीटा क्या होता है? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट रेशियो में आता है. एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है. ये h हाइट ऑफ ट्री है, कंफ्यूज मत करना, इट्स नॉट हाइपोटेन्यूज. तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हिच मींस h/l. और कंडीशन दे रखी है l इज 1/√3 टाइम्स h. तो h/l क्या हो जाएगा? l को अगर इधर ले आएंगे इट विल बी √3. तो tan थीटा इज √3. और tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा 60 डिग्री होता है. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन खत्म. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ऐसे भी कर सकते हो, 120 शुड बी इक्वल टू x + 50. सीधा x की वैल्यू 70 आ गई. यू कैन डू दिस आल्सो. लीनियर पेयर
If this is 120, this will be 60 because the total linear pair will be 180. अब तीनों angles का sum being angles of triangle should be 180. So x plus 50 plus 60, x plus 50 plus 60 should be equal to 180. 50 plus 60 is 110. 180 minus 110 will be equal to 70. So the fourth option will be the correct answer. ठीक है जी? Okay. How many terms are there in AP? अब arithmetic progression का formula. Nth term of AP will be equal to a plus n minus 1 into d. Right? तो nth term last term मान लेते हैं. ठीक है? Let's talk of the last term. Last term की बात कर लेते हैं. Last term हमारे पास क्या है? 407, and let's assume this last term is nth term. So we can write a plus n minus 1 into d is 407. ठीक हो गया? Okay, a is the first term which is 3. As you can see, ये है first term 3. Common difference देखो क्या है common difference. Difference between any two consecutive terms. 7 minus 3 is 4. 11 minus 7 is 4. So common difference d is 4. तो फर्स्ट टर्म हो गया 3. n हमें फाइंड करना है. कॉमन डिफरेंस इज 407. ये 3 को उधर ले जाकर माइनस करते हैं. n minus 1 into 4 is 407 minus 3 is 404. n minus 1 4 उधर जाके डिवाइड होगा. 4 minus 4 डिवाइड बाय 4 and this will be what? This will be 101. ठीक है जी? So n minus 1 is 101. So n is 102. यही है ना? n minus 1 is equal to 101. So n will be equal to 101 plus 1, 102. This will be the correct answer. Clear? ध्यान रहे, गलती मत करना. ऑप्शन में 101 भी है, गलती भी हो सकती है. क्लियर है ना? ठीक है जी. 3 देखिए, फर्स्ट टर्म इज 3 and this the last term is 10. Second term 102 minus 1 into 4. यही कंडीशन. So 3 plus 101 into 4 which will be 407 and the last term. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. बहुत आसान क्वेश्चन. देखो ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं. प्लीज पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है. दीज आर एक्चुअल क्वेश्चंस. ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इधर x पॉजिटिव है और y ऊपर पॉजिटिव है. ठीक है? x लेफ्ट में नेगेटिव है, y नीचे नेगेटिव है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं. और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. सो -2 3 का मतलब क्या हुआ? x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है. तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट इज द आंसर. आप प्लॉट भी कर सकते हो. दिस इज -2 1 2 3. दिस इज 3. So this point is -2, 3. Clear G? Second quadrant, easy question. Moving on, consider the diagram. 500 candidates appeared in an examination comprising tests in English, Hindi and Maths. The diagram gives number of students who failed in different tests. What is the percentage of students who failed at least 2 subjects? Pause करो वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो और आंसर चेक करो. तो if you see 30 students failed in English only, 75 students failed in Hindi only, 50 students failed in Math only. These 10 students failed in English and Hindi only but did not fail in Math. These 12 students failed in Math and Hindi only but did not fail in English. And these 12 students failed in Math and English only but did not fail in Hindi. These 5 students failed in all 3 subjects. ठीक है? ये है हमारे पास डेटा. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स? एटलीस्ट 2, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स या मैक्सिमम 3. 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते बिकॉज सब्जेक्ट्स ही 3 हैं. तो एटलीस्ट 2 का मतलब हुआ या तो 2 या 3. तो 2 में एग्जैक्टली 2 में होने वाले फेल. 12 plus 12 is 24. 24 plus 10 is 34. और all 3 में फेल होने वाले 5. So 39 students failed in at least 2 subjects, 2 or 3. This is what percentage of total number of students. यही तो पूछा है. 39 by 500 into 100.
ठीक है, सॉल्व कर दो बस। तो 5 into 7 is 35, 5 4s are 5 sorry 5 8s are 40, so 39, 5 5 7s are 35, you will get 40, and 5 8s are 40, which means 5 8s are 40, 7.8% is my final answer. ठीक है जी, 7.8%. Moving on, question number 17, the average of 12 numbers is 15. तो we have 12 numbers, उसका average 15 है. The average of first two numbers is 14. So first number let's say, second number let's say, इन दोनों का एवरेज 14 है. तो एवरेज क्या होता है? सिंपल एवरेज इज सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स. तो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज 14 है. तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड का सम क्या हो जाएगा? बिकॉज दो नंबर्स हैं, तो 14 उधर जाएगा, तो सम इन दोनों नंबर्स का हो जाएगा 28. ठीक है, एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15. सारे के सारे 12 नंबर्स का एवरेज 15 है. तो सम ऑफ 12 नंबर्स क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू n. सो एवरेज इज 15 इनटू 12, व्हिच इज टोटल नंबर ऑफ नंबर्स. 15 into 12, दिस विल बी इक्वल टू 180. ठीक है, सो यू कैन मल्टीप्लाई 15 into 10 and then 15 into 2. ऐसे ब्रेक करके भी कर सकते हो. 10 plus 2 into 15. So 15 into 10 is 150, 15 into 2 is 30. So 180. तो 180 टोटल 12 नंबर्स का सम है. पहले दो नंबर्स का सम 28 है. तो 180 में से अगर हम 28 माइनस करते हैं, तो 180 में से पहले 20 माइनस करते हो, इसको मेंटली करो. 180 में से पहले 20 माइनस कर दो. 160 में से 8 माइनस कर दो, तो 152. ठीक है, इस तरीके से करना शुरू करोगे तो बहुत फास्ट हो जाता है. ऐसे भी कर सकते हो, बट अगेन स्कूल लेवल थोड़ा सा तो इंक्रीज करना चाहिए. सो 10 minus 8 is 2, here it will be 7, 7 minus 2 is 5, 152. ऐसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. अब 12 में से ये दो नंबर्स माइनस कर देते हैं. तो 12 में से दो नंबर्स माइनस करेंगे तो now टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेफ्ट आर 10, और इन 10 नंबर्स का सम है 152. व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स? सो 152 by 10, which is 15.2. दिस इज माय आंसर. इजी. ठीक है, एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सॉल्व करना है इनको. अब ये देखते हैं, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू बॉयज इज 3:7. तो रेशियो ऑफ एजेस, तो लेट्स से द एजेस आर 3x and 7x. आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, लेट्स से प्रेजेंट एज इज 3x and 7x. 2 साल बाद लेट्स से, अब दोनों में 2-2 साल ऐड हो जाएगा. अगर कोई मान लो 3 साल का है, कोई 7 साल का है, 2 साल बाद वो 5 साल का और 9 साल का हो जाएगा. ठीक है, अब 2 साल बाद इनकी एज हो जाएगी 3x plus 2 and 7x plus 2. अब इनका रेशियो होगा 5:9. सो हमारा रिलेशनशिप बनेगा 3x plus 2 डिवाइड बाय 7x plus 2 डिवाइड बाय 5/9. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो you'll get 9 3s are 27x, 9 2s are 18, 5 7s are 35x, 5 2s are 10. 35x minus 27x will be 8x, 18 minus 10 will be 8. तो x की वैल्यू आ गई 1. बहुत ही बढ़िया. तो x की वैल्यू 1 आ गई मींस प्रेजेंट एजेस आर 3 and 7. 3 into 1, 7 into 1. The ratio of their ages after 10 years. अभी कोई 3 साल का है तो 10 साल बाद वो 13 साल का होगा. अभी कोई 7 साल का है तो 10 साल बाद वो 17 years का होगा. तो रेशियो विल बी 13:17. ऑप्शन में है, बिल्कुल है. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द लॉन्गर लेंथी वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन. शॉर्टर वे क्या है? शॉर्टर वे है, अभी रेशियो क्या है? 3:7. 2 साल बाद रेशियो क्या है? 5:9. इस शॉर्टकट में आपको ऑब्जर्व क्या करना है? ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों रेशियोज का डिफरेंस सेम होना चाहिए. अगर डिफरेंस सेम है तो ये शॉर्टकट लगता है. डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको डिफरेंस को सेम करना पड़ता है. ठीक है, वो कैसे करते हैं देखो, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, तो वो मैं अभी नहीं करवाता हूँ. बट ये बहुत आसान सवाल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 और 3 का डिफरेंस क्या है? 4. यहाँ पे 9 और 5 का डिफरेंस क्या है? 4. तो इसलिए शॉर्टकट बहुत आसानी से लगता है. क्यों डिफरेंस हम कांस्टेंट रख रहे हैं? अगर मैं 35 इयर्स का हूं और आप लेट्स से 15 इयर्स के हैं, तो हम दोनों का डिफरेंस क्या हुआ एजेस का? 20. 10 साल बाद मेरी एज 45 होगी, 10 साल बाद आपकी एज 25 होगी. डिफरेंस क्या है? 20. डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना. अगर मेरे और आपके बीच में 20 इयर्स का गैप है, that 20 years का गैप will always remain 20 years का गैप even if I'll become 100 years of age, and then you will become
80 years of age। क्लियर है? सो डिफरेंस कांस्टेंट करते हैं, अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है तो क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। कभी वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिर आप कभी घबरा ना जाओ, हम डिफिकल्टी लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। अब देखिए 3 में अगर 2 ऐड करते हो तो 5 ही बन रहा है, और 7 में अगर 2 ऐड कर रहे हो तो 9 ही बन रहा है। ये भी कांस्टेंट फैक्टर है, तो इसका मतलब उनकी प्रेजेंट एज 3 और 7 ही है। 3 और 7 भी प्रेजेंट एज अगर 3 और 7 है तो 10 साल बाद 13 और 17 होगी, और ये मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन में ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर डिफरेंस कांस्टेंट कैसे नहीं हो सकता, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो सकता। लेट्स से प्रेजेंट एज का रेशियो 3:7 है, और 2 साल बाद लेट्स से उनका रेशियो हो जाता है, लेट्स से कुछ और सोच लेते हैं, 4:, देखते हैं क्वेश्चन बनाकर, 4:, लेट्स से 4:8 कर लें, फिर तो एक का ही गैप आ जाएगा, 3+1 7+1। हाँ, 4:9 कर लेते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, 3:7, डिफरेंस क्या है, 4 इयर्स। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद लेट्स से उनमें उनका रेशियो आ गया 4:9, ठीक है, 4:9। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर, 9 - 4 is 5 डिफरेंस। अब इन दोनों डिफरेंस को कांस्टेंट करना होगा। कैसे कांस्टेंट करना होगा? इस रेशियो को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस रेशियो को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 4 5 20, 5 20। जब इस रेशियो को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 5 15, 7 5 35। इस रेशियो को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 16, 9 4 36। अब देखो डिफरेंस सेम हो जाएगा। ये डिफरेंस कितना हो गया, 15 और 35 में 20, और ये भी डिफरेंस क्या हो गया, 20। अब ये यहाँ पे गैप कितना है, 1, और यहाँ पे गैप कितना है, 1। अब इस गैप को मुझे 2 करना है, ठीक है, इस गैप को मुझे 2 करना है, क्योंकि 2 साल बाद। अब इस गैप को 2 इयर्स कैसे करोगे, तो डबल डबल कर दो, फिर गैप 2 2 हो जाएगा, तो 15 की बजाय बन जाएगा 30 और 70, और ये बन जाएगा 18 और 72। अब 2 साल हो गया गैप, अब इनकी एज 30 से 70 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। समझ में आया? ठीक, नहीं समझ में आया तब भी ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। करेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन और बढ़िया से, राइट। तो फिर उसके बाद 10 साल के बाद उनका रेशियो, इनकी प्रेजेंट एजेस हो जाएंगी 30 और 70, 10 साल बाद इनकी एजेस हो जाएंगी 40:80, यानी कि 4:8, यानी कि 1:2। तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट बन जाते हैं, बट मैंने काफी कुछ डिस्कस किया है। जिनको समझ में आया फाइन, प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। सीयूटी के जीटी में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑब्वियसली नहीं आते हैं। द मीडियन ऑफ x by 5, x by 2, x by 3, where x is a positive number is 8, ठीक है। एक नंबर कम तो नहीं लिख लिया, कम लिख लिया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसको x by दोबारा लिखते हैं, एक नंबर कम हो गया। द मीडियन ऑफ x by 5, x by 4, x by 2, x by 3, where x is a positive number is 8, then the value of x will be। अब मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये याद रहे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्योंकि x है या नहीं है, लेट्स सी। x by 5 से तो बड़ा है, बट x by 4 से छोटा है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो लेट्स फर्स्ट मेक इट इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा हुआ x by 5, ये तो आई एम श्योर पता ही होगा। 1 by 2 और 1 by 3 में से विच वन इज स्मॉलर? 1 by 2 is 0.5, 1 by 3 is 0.33. So 1 by 2 is bigger, so 1 by 3 is smaller. Similarly 1 by 3 1 by 4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अगर नंबर बढ़ जाता है तो नंबर वो छोटा हो जाता है, इफ न्यूमरेटर भी है पॉजिटिव। नेगेटिव में ही ऐसा होता है, जैसे -1 by 4 और -1 by 5। इसमें देखो कौन स्मॉलर है, -1 by 4 is -0.25, -1 by 5 is -0.2। अब -0.2 ऐसे होगा ना, ये है आपका 0, ये है -1, दिस इज -0.2 एंड दिस इज -0.25। अब ये छोटा है, -1 by 4 -1 by 5 से छोटा है। तो ध्यान रखना बेटा, है ना, ये चीजें थोड़ी सी ऑब्जर्व करना। नेगेटिव में कंडीशंस बदल जाती हैं, तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 को इधर लेके आए और 4 को इधर लेके जाएं, तो ऑब्वियसली -4 -5 से बड़ा है। 4
अदरवाइज 5 से छोटा है, ठीक है। नेगेटिव में कंडीशंस बदल जाती हैं। तो x बाय 5 हमारा, बिकॉज लिखा हुआ x पॉजिटिव, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो आसान हुआ क्वेश्चन, x पॉजिटिव है, तो x बाय 5 सबसे छोटा, उससे बड़ा है x बाय 4, उससे बड़ा है x बाय 3, उससे बड़ा है x बाय 2, एंड फाइनली द बिगेस्ट इज x, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये है हमारा, अगर हम फ्रैक्शन में भी लिखें, दिस इज 0.2x, 0.25x, 0.33x, 0.5x एंड 1x। मीडियन होता है मिड वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो डायरेक्टली मिड वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो दो मिड वैल्यूज आती हैं, उनका फिर सिंपल अरिथमेटिक, बस इतना ध्यान रखना है। तो मिड वैल्यू हमारे पास है x बाय 3, दिस x बाय 3 इज 8, सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 24। इस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना ये है कि आप x बाय 4 को मिड वैल्यू मान लो विदाउट थिंकिंग के ये मिड वैल्यू है। अगर x बाय 4 मिड वैल्यू बनता है, अगर हम अज्यूम कर लें, तो x ना आ जाएगा 32, बट ऐसा नहीं है, इसमें पहले हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। सो x बाय 3 becomes a median, so and that median is 8, x is 24, so my answer is first option. Very good question, जरूर इसको दोबारा एक बार देख लेना अगर समझ में नहीं आया। Question number 20. A and B can do a work in 9 days and 12 days respectively. So A किसी काम को 9 दिन में करता है, B उसी काम को 12 days में करता है. If they work on alternative days starting with A, then in how many days will the work be completed? इसको 1 days work में भी कर सकते हो, A का 1 days work, B का 1 days work, या इसको LCM मेथड से भी कर सकते हो। 9 और 12 का LCM, 9 और 12 का LCM हुआ 36. So let's assume that amount of work is 36 units. A इस 36 units को 9 days में करता है, तो एक दिन में कितना करता है 4 unit. B इन 36 units को 12 days में करता है, तो in 1 day 3 units. तो A एक दिन में 4 units, B एक दिन में 3 units. Starting with A, then B, then A, then B, इस तरीके से काम कर रहे हैं. In how many days the work will be completed? Total work is 36 units. So 4 plus 3 7, तो 2 days में, सॉरी 4 plus 3 7, 2 days में 7 units. तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 35 पे पहुंचता हूं. तो 5 का मल्टीपल 2 दिन का 1 यूनिट ले रहे हैं हम, तो 5 टू 10, 10 दिन तो हो गए, 10 दिन तो हो गए. तो ये तो आंसर नहीं है, बिकॉज अभी काम बचा हुआ है, ये बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, आंसर यही होगा. कैसे देखो, ए ने स्टार्ट किया 4 यूनिट, बी ने 3 यूनिट, फिर ए थर्ड डे, बी फोर्थ डे, इस तरीके से. तो 7 7 7 7 5 35, तो 5 into 2, दो दिन का काम है ना, तो 10 दिन तो हो गया. अब 1 यूनिट काम बचता है, 36 में से 1 यूनिट काम बचता है. इसको अब ऑल्टरनेटिवली, अब ए का टर्न आएगा, ऑड है ना, ए का टर्न, 11th डे ए का टर्न आएगा, फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, 7th डे, 9th डे, 11th डे ए का टर्न आएगा. काम बचा है 1 यूनिट, तो ए 4 यूनिट्स 1 डे में करेगा, तो 1 यूनिट 1/4 डेज में करेगा. तो माय आंसर इज 10 days plus 1/4 एक्स्ट्रा डेज. तो 10 1/4 डेज इज माय करेक्ट आंसर. गुड क्वेश्चन अगेन, और इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे. do you know subscribe the channel, press the bell icon, क्योंकि आपको फिर ताकि नोटिफिकेशन आता रहे कि नेक्स्ट सेशन कब आने वाला है इसका. ठीक है, तो टॉप 100 क्वेश्चंस ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, थैंक यू.